Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video जहां हम रोजाना द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड आर्टिकल्स ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स जो हमारी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं और आर्टिकल्स को इस वीडियो लेक्चर में ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सो आज है 5 मार्च, तो चलिए देख लेते हैं कि आज के हमारे न्यूज़पेपर के वो ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। देखिए, आज हमारे पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का एक टॉपिक जो है वो न्यूज़ में है। जब हम पॉलिटी की क्लासेस में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो हमारे पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं, एमपीज़ और एमएलएज़ को कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलते हैं और उन प्रिविलेजेस में से एक प्रिविलेज है विच इज़ अबाउट इम्यूनिटी, कि अगर कोई एमपी या एमएलए के ऊपर ब्राइबरी के चार्जेस लगते हैं तो उनकी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के ऊपर पहले इम्यूनिटी दी जाती थी। एंड इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन लिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट हैज़ एंडेड दिस इम्यूनिटी जो कि ब्राइबरी के केसेस के अंदर पार्लियामेंट के मेंबर्स को या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स को दी जाती थी। सो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट केस। इसकी हम बात करेंगे, जानेंगे कि इससे पहले हमारे पास क्या कोई ऐसी जजमेंट आई थी जिसमें हम देखेंगे कि देयर वाज एन इम्पॉर्टेंट JMM केस जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलते हैं वो ब्राइबरी के केसेस के अंदर भी दिए जाएंगी, इम्यूनिटी दी जाएगी, लेकिन आज इस इम्यूनिटी को एंड कर दिया गया है। तो इसकी डिटेल्स को हम फॉलो करेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट वी विल टॉक अबाउट इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम। हम जानेंगे कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं और कल हमारे पास स्टेज 2 की तरफ एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन रखा गया है। क्या है स्टेज 2, किस तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है, दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड इसके अलावा हम आज एक इम्पॉर्टेंट पोर्टल की बात करेंगे विच इज़ चक्सू पोर्टल। तो चक्सू पोर्टल बेसिकली इंडिया के अंदर जो स्पैम कॉल्स और जो फ्रॉड कॉल्स हैं, कितने ज़्यादा नंबर बढ़ चुके हैं ऐसी कॉल्स के, कभी आप इतने पैसे जीत चुके हैं या फिर KYC नॉर्म्स के लिए, या सो मैनी कॉल्स जो डेली बेसिस पे हम रिसीव कर रहे हैं। तो इसे लेकर एक पोर्टल बनाया गया है विच इज़ चक्सू पोर्टल, जहाँ पे हम इन नंबर्स को रजिस्टर कर सकते हैं जो कि हमें स्पैम या फ्रॉड लगते हैं। तो इसकी डिटेल्स देख लेंगे यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दिस बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की डोनेशन के लिए बनाई गई थी, इसे एंड कर दिया था, स्ट्राइक डाउन कर दिया था। और साथ ही में SBI को डायरेक्शंस दिए थे कि उनके पास अभी तक जितने भी फंड्स आए हैं और जहां से आए हैं उसकी एक रिपोर्ट प्रेजेंट की जाए टू द सुप्रीम कोर्ट। और इसके लिए जो डेडलाइन रखी गई थी दैट वाज 6 मार्च। लेकिन अब अपडेट ये है कि SBI ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है और इस डेडलाइन को एक्सटेंड करने की बात की है टिल 30 जून, कि वो तब तक जो डिटेल्स हैं वो उसे प्रेजेंट कर पाएंगे। तो ज़्यादा यहाँ पे नहीं है जानने के लिए, कुछ मेजर ब्रीफिंग्स यहाँ पे देख लेंगे इसकी। एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट नेपाल में हुई है। नेपाल के अंदर एक कम्युनिस्ट, कह लीजिए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हो गई है, एक कोलिशन हो गई है बिटवीन द 2 कम्युनिस्ट फ्रंट। एंड जो हमेशा से चाइना का ड्रीम था वो कहीं ना कहीं नेपाल में पूरा हुआ है। क्या इसकी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, दैट विल ट्राई टू अनफोल्ड इन दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट आर्टिकल टुडे, जो कि पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी से रिलेटेड है। So the headline is simple. Headline says that Supreme Court ends the immunity for legislators taking bribery. ठीक है, जो ब्राइब्स के जो केसेस हैं वहाँ पे जो इम्यूनिटी मिलती थी उसे एंड किया गया है। अब देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें हमारे स्टैटिक पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। ये जो केस है हमारे आर्टिकल के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 के सब क्लॉज 2, जो कि आपके पार्लियामेंट की बात करता है। और सिमिलरली जब हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो वहाँ पे आ जाता है आर्टिकल 194 और वहाँ पे भी आता है सब क्लॉज 2। तो ये 105 और 194 ये जो आर्टिकल्स हैं, दे आर बेसिकली द आर्टिकल्स विच प्रोवाइड द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, जिससे कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलते हैं। किसे मिलते हैं? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं और साथ ही में कुछ इम्यूनिटीज़ भी यहाँ पे दी जाती हैं। हम जानते हैं, हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं कि किस तरह की इम्यूनिटीज़ हमारे MPs और हमारे MLAs को दी जाती हैं।
और यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर किसी एमपी या एमएलए के ऊपर ब्राइबरी के चार्जेस लगते हैं कि भाई इन्होंने, आप जानते हैं कि देखिए जब पार्लियामेंट की अगर आप बात करें, लेजिस्लेचर की आप वहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्पीचेस होती हैं, वोटिंग होती है, क्वेश्चन आवर्स होते हैं, क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं, कि अगर कोई ऐसा यहाँ पे केस आता है कि ब्राइबरी के चार्जेस लगे हैं कि इस पर्टिकुलर मेंबर ने पैसे लेकर ये स्पीच किया है या फिर वोट किया है इस फेवर में या फिर ऐसा क्वेश्चन उठाया है, तो ऐसे ब्राइबरी के चार्जेस में जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होता है वो ना हो, इसे लेकर इन्हें इम्यूनिटी मिलती थी। ठीक है, सो देयर वाज इम्यूनिटी गिवन टू द MPs एंड MLAs अगेंस्ट द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑन द ब्राइबरी चार्जेस। ठीक है, एंड इसे लेकर अब अपडेट ये आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे एंड कर दिया है। और इस आर्टिकल में एक केस का जिक्र बार बार हो रहा है बिकॉज हमारे पास 1998 में एक इम्पॉर्टेंट केस आता है जिसे कहते हैं JMM ब्राइबरी केस। JMM ब्राइबरी केस, JMM इज बेसिकली झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी केस। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी कि जो लॉ मेकर्स हैं, दोज हु टुक ब्राइब्स, they are immune from prosecution for corruption if they go ahead and they vote or they speak in the house. तो इम्यूनिटी दी गई थी इन द JMM ब्राइबरी केस, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पार्लियामेंट्री प्रोविजन को खारिज कर दिया है कि किसी भी करप्शन या ब्राइबरी के केस में, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारी इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो फाउंडेशन है, करप्शन और ब्राइबरी उसके ही खिलाफ है, तो ऐसे केस में MLAs को, लेजिस्लेटर्स को, MPs को इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। ये एक बड़ा अपडेट हमारे पास आया है। तो देखिए यहाँ से हमारा आर्टिकल 105 जो कि पार्लियामेंट की बात करता है, पार्लियामेंट के अंदर हमारे पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात करता है, और सिमिलरली आर्टिकल 194 जो कि स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो दिस इज अबाउट दिस आर्टिकल। मूविंग अहेड, बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पोर्टल चक्षु के बारे में। देखिए चक्षु जो आया है, ये एक तरह से देख लीजिए कि इंडिया के अंदर हमने एक वेपन फाइंड कर लिया है अगेंस्ट द स्पैम कॉल्स एंड द फ्रॉड कॉल्स। स्पैम कॉलिंग के अगेंस्ट, फ्रॉड कॉलिंग के अगेंस्ट, ये एक हमारा वेपन है इन द फॉर्म ऑफ चक्षु प्लेटफॉर्म। वी आर सीइंग लगातार जो स्पैम कॉल्स हैं या फिर जो ऑनलाइन फ्रॉड के केसेस हैं, इसकी प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है, थ्रेट बढ़ता जा रहा था। तो इसी को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने चक्षु प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है, जिससे कि इस तरह की जो फ्रॉडुलेंट कॉल्स आती हैं उससे कम्बैट किया जा सके और हमारे सिटीजन्स को फाइनेंशियल लॉसेस से बचाया जा सके। ठीक है, अब देखिए चक्षु प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, डायरेक्टली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। किसने लॉन्च किया है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है, एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ संचार साथी पोर्टल। संचार साथी पोर्टल का ये पार्ट है। तो इसे प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया कि अगर कहीं पे भी हमें कोई फ्रॉड कम्युनिकेशन रिसीव होती है, चाहे वो कॉल की फॉर्म में हो, चाहे वो कोई SMS की फॉर्म में हो, या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी किसी भी तरह का इस तरह का फ्रॉड कम्युनिकेशन की जाती है, तो उसके अगेंस्ट हम चक्षु प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। फर्दर इस प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए इसे डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के साथ भी इंटीग्रेट किया गया है। डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, अब देखें इससे एक पूरा का पूरा सिक्योर और आप कह लीजिए कि इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है वो डेवलप हो पाएगा, जिससे कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स, जैसे कि कोई सर्विस प्रोवाइडर है, किसका आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाएंगे और कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, जिससे कि एक सिक्योर और एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनेगा जो कि है डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। तो इसके साथ इसको जोड़ा गया है। तो किसी भी सिटीजन को लगता है कि जो कॉल आई है, मैसेज आया है, ये फ्रॉडुलेंट हो सकता है, सस्पिशियस अगर हैं, तब भी सिटीजन्स प्रोएक्टिवली इसे रिपोर्ट कर सकते हैं एट द चक्षु प्लेटफॉर्म। ठीक है जी, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस।
और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसे भी लॉन्च किया गया है चक्षु के साथ ही। तो ये एक तरह का एक रियल टाइम इंटेलिजेंस हो गया जिसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। सपोज करो आपको फ़ोन आया कि आपके KYC फॉर्म्स पूरे नहीं हैं, वो आपको करना होगा, आप अभी फ़ोन पे भी कर सकते हो, आप डिटेल्स बता दीजिए। तो ऐसे केस में अब क्या है, कॉल तो आई आपको, लेकिन अब यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हो गया। अब ये जो डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है ये आपके बैंक से कंफर्म करेगा रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। ठीक है, सपोज करो आपको कॉल आ गई है कि सिम आपका डीएक्टिवेट हो सकता है अगर आपने अभी ये नहीं किया, तो ऐसे केस में आपके टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर हैं उनसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो इसीलिए ताकि इन सबके बीच में एक इम्पॉर्टेंट इंटेलिजेंस की शेयरिंग होती रहे, तो उसे लेकर एक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया गया है। ठीक है, और ये पूरे पोर्टल का जो नाम है दैट इज़ चक्षु, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आगे बढ़ते हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है विच टॉक्स अबाउट इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम की यहाँ पे बात की गई है। देखिए, इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इट्स अ 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। एज सून एज आर इंडिपेंडेंस ये प्रोग्राम हमने कंसीव किया जिससे कि हमारा एम है कि इंडिपेंडेंट इंडिया की जो सिक्योरिटी और जो एनर्जी डिमांड्स हैं हम उसे पूरा कर पाएँ। आज जब हम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो एक एलिमेंट जो हमारे दिमाग में आता है दैट इज़ यूरेनियम। यूरेनियम के बिना तो हम न्यूक्लियर पावर के बारे में सोचते नहीं हैं। आज हम यूरेनियम की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर तो बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत स्मॉल अमाउंट में यूरेनियम है, वेरी स्मॉल। लेकिन हमारे पास जो प्रेजेंट है दैट इज़ थोरियम। That is thorium, and that too in very huge amount. We have huge amount of thorium reserves in India. तो इसीलिए हमने एक 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम बनाया जिसमें हमारा एम है कि जो इंडिया में अबंडेंटली प्रेजेंट है, इंडिया के जो थोरियम रिजर्व्स हैं, हम उन्हें यूज़ करके इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसे डिज़ाइन किया जाए। ठीक है, तो बिल्कुल आज़ादी के तुरंत बाद 1954 में इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसे डिवाइस किया गया था। एंड होमी जे बाबा इज़ द फादर ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम, एंड उन्होंने इस 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को डिवाइस किया। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले, इससे पहले कि हम डिटेल्स में जाएं, आपको ये फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है ये 3 स्टेजेस में क्यों है। तो इसका आंसर यहीं पे लाई कर रहा है, यूरेनियम और थोरियम के बीच में। जब हम बात करते हैं ना कि इंडिया में कितना यूरेनियम है, तो दुनिया का सिर्फ 2% यूरेनियम इंडिया में है। ओनली 2% ऑफ वर्ल्ड्स यूरेनियम रिजर्व्स आर इन इंडिया। लेकिन वहीं अगर हम थोरियम की बात करते हैं, सो द वर्ल्ड्स 25% ऑफ थोरियम रिजर्व्स आर प्रेजेंट इन इंडिया, और यहीं पे हमें ये अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। एंड इवन जिस टाइम पे हमने न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम डिवाइस किया, वी वर नॉट पार्ट ऑफ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूक्लियर ट्रीटीज, एंड इवन इंडिया वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड अगर न्यूक्लियर फील्ड की बात आती थी। प्लस वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन, वी हैव ग्रोइंग इकोनॉमी, हमारी एनर्जी डिमांड्स जो हैं वो बढ़ रही हैं। एज ऑफ नाउ we depend heavily on coal and crude oil, but we want to achieve, the independence in terms of our energy security. So therefore, इंडिया ने एक ऐसी मेथडोलॉजी डिवाइस की जिससे कि हम हमारी एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, और उस ड्रीम को पूरा करेगा। उस ड्रीम का जो आंसर है दैट इज़ 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। ठीक है, अब देखिए, समझी कोशिश कीजिए कि 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी। जैसा कि हमने बोला, आंसर इज इन थोरियम। वर्ल्ड का कितना % थोरियम है इंडिया में? 25% थोरियम है। सो थोरियम इज नॉट अ वेरी फिजाइल मटेरियल, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूरेनियम। दिस इज द trick over here कि it can be converted into uranium 233 which will undergo the fission to produce energy। तो थोरियम को हम यूरेनियम में कन्वर्ट करेंगे और यूरेनियम का क्या होगा? न्यूक्लियर फिजन होगा और जहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। दिस इज द बेसिक आइडिया। सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। अब हम क्या बोल रहे हैं? अब हम ये कह रहे हैं कि भाई
3 स्टेजेस हैं हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की. यू कैन सी दिस फ्रॉम हियर. वी हैव 3 स्टेजेस. स्टेज 1 क्या है? स्टेज 1 में हम कहते हैं दैट वी विल यूज नेचुरल यूरेनियम एंड वी विल इस नेचुरल यूरेनियम को हम यूज करेंगे टू फ्यूल अ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर. ठीक है, तो पहली स्टेज में हम क्या कहते हैं कि हम क्या करेंगे, हम नेचुरल यूरेनियम यूज़ करेंगे. जब हम नेचुरल यूरेनियम की बात करते हैं इट मीन्स कि हम यूरेनियम 238 यूज़ करेंगे. किस में यूज़ करेंगे? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के साथ. ठीक है, अब क्या होगा कि अब जब न्यूक्लियर फिजन होगी तो जो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इस एटम का वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा एंड यहाँ से हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी आएगी. पहली बात तो ये. लेकिन इससे बाय प्रोडक्ट जो निकलेगा, पहली स्टेज का जो बाय प्रोडक्ट है दैट इज प्लूटोनियम. दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज प्लूटोनियम. देखा जाए तो Pu-239 जो है वो क्या होगा? बाय प्रोडक्ट होगा वेरी इजीली. तो हम क्या बोल रहे हैं, पहली स्टेज में क्या यूज करेंगे? पहली स्टेज में हम यूज करेंगे यूरेनियम टू फ्यूल दी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर. कर लिया, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हुआ, एनर्जी निकली, लेकिन एनर्जी के साथ साथ जो बाय प्रोडक्ट निकला दैट इज द प्लूटोनियम Pu. ठीक है, अब हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? इसके बाद जब स्टेज 2 आएगी, स्टेज 2 में हमने कहा कि हम क्या बनाएंगे, हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाएंगे. हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाएंगे टू प्रोड्यूस द एक्सेस ऑफ दिस प्लूटोनियम. हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लूटोनियम को प्रोड्यूस करवाएंगे यहाँ पे, और आगे चल के इस प्लूटोनियम को यूज़ करेंगे टू कन्वर्ट थोरियम इनटू यूरेनियम. ये बात समझ लीजिए आप. यहाँ पे हम एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाएंगे टू प्रोड्यूस द एक्सेस ऑफ द प्लूटोनियम, जिस प्लूटोनियम को हम यूज़ करके थोरियम को कन्वर्ट करेंगे इनटू यूरेनियम. ठीक है, और लास्टली स्टेज 3 हमारी पूरी की पूरी किसके ऊपर डिपेंड करती है? थोरियम के ऊपर. एंड में इंडिया के जो रिजर्व्स हैं थोरियम को हम यूज़ करते हुए थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएंगे. अब इस सेम चीज़ को आप यहाँ पे इस फ्लो चार्ट से भी देख सकते हैं. ये है हमारी स्टेज 1 जिसमें हम हमारा जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है इसमें नेचुरल यूरेनियम यूज़ करते हैं. यूरेनियम डिप्लीट होगा, लेकिन बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा? प्लूटोनियम. और साथ ही में क्या निकली? न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी निकल गई. ये प्लूटोनियम का रिलीज होना, दिस इज दी स्टेज 1. स्टेज 2 क्या है? अब स्टेज 2 में हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूज करेंगे जो कि क्या बनाएगा? एक्सेस में प्लूटोनियम बनाएगा. ये प्लूटोनियम बनाते जा रहा है, प्लूटोनियम बनाते जा रहा है. अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम ऐड कर देंगे थोरियम. अब जैसे ही प्लूटोनियम के साथ थोरियम ऐड होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? यूरेनियम, बिकॉज प्लूटोनियम विल लीड टू द कन्वर्जन ऑफ थोरियम इनटू यूरेनियम. और ये यूरेनियम यूज हुआ. आगे चल के इसको यूरेनियम को यूज़ करते हुए और थोरियम को यूज़ करते हुए हम क्या प्रोड्यूस करेंगे? हमारी इलेक्ट्रिसिटी. तो इससे हम कहते हैं 3 स्टेजेस ऑफ द इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम. आई होप इट इज़ क्लियर. ठीक है, आज हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये न्यूज़ में है. कल के दिन 4 मार्च के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक इंडिजीनियस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को, इसके प्रोसेस को इनिशिएट किया. मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन में जो कलपक्कम तमिलनाडु में है वहाँ पे प्रोटोटाइप, मैं दोबारा इसका नाम रिपीट कर रही हूँ, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की शुरुआत की. और इसे हम कह रहे हैं कि ये हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है. वो क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारी स्टेज 2 की शुरुआत हो गई है. ये देखिए, हम कह रहे हैं ना कि स्टेज 2 में हमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चाहिए, तो इसकी शुरुआत कर दी गई है. और यहाँ से हमारी स्टेज 2 की शुरुआत हो गई है जहाँ पे प्लूटोनियम को एक्सेस में प्रोड्यूस किया जाएगा और जिसकी वजह से थोरियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यूरेनियम में. तो स्टेज 2 ऑफ आवर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, आवर प्रोग्राम, दिस हैज़ बीन इनिशिएटेड. तो इस पूरे आर्टिकल्स से ये एक इम्पॉर्टेंट क्रक्स है जो आपको पता होना चाहिए.
आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की। सो एज वी ऑल नो कि हमारी इंडिया में जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया था, बिकॉज इस स्कीम की वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस मिल रही थी उसमें एक पूरे तरीके से अनोनिमिटी आ गई थी और कहा गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये काफ़ी आर्बिट्री है, जिसके चलते लास्ट मंथ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज कर दिया गया। और फर्दर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये ऑर्डर दिया गया कि वो बाय 6 मार्च जितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए थे, उनके सोर्सेज, कितनी डोनेशन हुई है, इन डिटेल्स को आगे प्रेजेंट करेंगे टू द इलेक्शन कमीशन। अब SBI सुप्रीम कोर्ट के पास आई और उन्होंने कहा हमें और टाइम चाहिए, हम 30 जून तक जो डिटेल्स हैं उन्हें प्रेजेंट कर पाएंगे कि कौन परचेज़ किया, किसके नाम पे परचेज़ किया, कितनी अमाउंट थी, कितनी डिनोमिनेशन थी, इसके लिए हमें टाइम चाहिए। तो ये एक अपडेट है हमारे पास। लास्टली हमारे पास एक मिसलेनियस टॉपिक आता है जो कि नेपाल की पॉलिटिकल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। नेपाल में जो रूलिंग अलायंस था वो टूट गया है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्मा कमल दहल प्रचंड, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल को बिलोंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो तरह की कम्युनिस्ट पार्टी की बात होगी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जो हम वहाँ पे नेपाल के जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं विच इज़ दी प्रचंड, वो किसे बिलोंग करते हैं? दी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ऑफ माओइस्ट सेंटर, ठीक है। इनका पहले अलायंस था नेपाली कांग्रेस के साथ। इन्होंने नेपाली कांग्रेस को क्विट करके अपना अलायंस किसके साथ बनाया है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट। अब देखो ये पार्टी का नाम आपने याद नहीं करना, मैंने इनका नाम इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों ही पार्टीज कौन सी हैं? कम्युनिस्ट पार्टी हैं। प्रचंड की जो पार्टी थी दैट वाज माओइस्ट सेंटर, और इन्होंने अपना अलायंस किसके साथ बना लिया है? अनदर CPN, अनदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट ओपिनियन। ठीक है जी। इससे हम कह सकते हैं कि नेपाल में क्या हो गया है? नेपाल में बेसिकली कम्युनिस्ट का कोलिजन हो गया है, मिलकर ये सरकार बना रहे हैं। तो नेपाल में पूरी तरीके से जो लेफ्ट विंग होता है, लेफ्ट डोमिनेटेड गवर्नमेंट जो है वो आ गई है। दिस इज़ समथिंग जो कि चाइना ने हमेशा से ड्रीम किया था कि नेपाल में माओइस्ट और जो मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट की जो पार्टीज़ हैं ये मिलकर वहाँ पे इनके बीच में कोलिशन हो। ये ड्रीम यहाँ पे पूरा हो गया है। ऑफ कोर्स दिस इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर इंडिया, बिकॉज वैसे भी मिस्टर प्रचंड जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, ही हैज़ बीन वेरी वोकल क्रिटिक ऑफ इंडिया इन द पास्ट एज वेल। और रिसेंट ईयर्स में भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें अक्सर नेपाल से उठती रही हैं। और अब ये जो कोलिशन हुआ है, इसके बाद क्या इंडिया एक्सपेक्ट कर सकता है नेपाल से, वो एक देखने वाली बात ज़रूर होगी। तो एक बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट नेपाल में हुई है, इसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।